नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हमने पिछले वीडियोज़ में बहुत सारी जानकारियाँ ले ली थी। आज हम इस वीडियो में आगे की ओर चलते हुए कार्य करेंगे। जो भी भैया बहन इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं वे मेरे पर्सनल नंबर पर, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था, उस ग्रुप पर आप मुझे हरिओम लिखकर भेजें या हम जुड़ गए हैं ऐसा लिखकर भेजें, जिससे मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़े हैं। आप लोग लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। इससे क्या होगा, ये लाइव क्लास आप बाद में जब भी आपको समय मिले फिर से देख सकते हैं। जो भैया बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं वे भी इस क्लास को देख पाएंगे, इस लाइव क्लास को बाद में देख पाएंगे। इस कारण से हमने इस प्रकार की क्लास लेने का निश्चय लिया। जूम क्लासेस में क्या होता है, जो बच्चे जुड़ते हैं वही इसका आनंद ले पाते हैं, बाकी नहीं ले पाते। तो आप लोग इंटरनेट की समस्या बहुत से बच्चों ने बताई कि सर हमारे पास इंटरनेट समस्या होती है, तो इस कारण से मैंने आपकी इस समस्या का सोल्यूशन इस प्रकार से निकाला है। आप लोग डेली इस प्रकार से जब भी लाइव क्लास हो आपको सूचना पहले मिलेगी, आप फिर उसके बाद उस क्लास में जुड़िए। चलिए आगे चलते हैं अपनी क्लास में। आप हरिओम करना ना भूलें, मेरे पर्सनल नंबर पर आप हरिओम करें। देखो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, किस प्रकार से आप लोग इनको जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जो सैकराइड्स होते हैं, ये सैकराइड दो आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं। इनका वर्गीकरण वैसे तो तीन आधारों पर किया जाता है। पर मुख्य रूप से ये दो आधार हम पहले देख रहे हैं, तीसरा आधार हम बाद में देखेंगे। ये दो आधार कौन सा है, भौतिक आधार पर। दूसरा आधार है इकाई संख्या के आधार पर। भौतिक आधार पर और दूसरा है इकाई संख्या के आधार पर, यानी कि यूनिट नंबरों के आधार पर कितने मोनोसैकेराइड्स आपके पास बन रहे हैं, कितने उस एक को तोड़ने के बाद बन रहे हैं, उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं इकाई संख्या के आधार पर। और एक होता है भौतिक आधार पर। भौतिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जब आप बात करते हो तो दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हो। एक तो आप बात करते हो शर्करा माने शुगर। एक बात करते हो आप अशर्करा मतलब नॉन शुगर। तो भौतिक आधार पर दो प्रकार का होता है, शुगर शर्करा, दूसरा होता है नॉन शुगर अशर्करा। अब इकाई संख्या के आधार पर अगर बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। इकाई संख्या के आधार पर अगर बात करें तो ये होता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होता है वो 1 यूनिट पर कार्य करता है, यानी कि इसमें जो बनने वाला अणु होगा, ये जो बनने वाला यौगिक होगा वो एक होगा। एक यौगिक को देखते से आपको पता चलेगा कि ये मोनोसैकेराइड हैं। ओलिगोसैकेराइड में जो बनने वाले यौगिक होंगे वे 2 या 2 से अधिक होंगे, यानी कि 2 से लेकर 10 यूनिट तक इकाइयों तक हो सकते हैं। तीसरी बात करें तो पॉलीगोसैकेराइड में क्या होता है, इसमें जो बनने वाले अणु होते हैं वे 10 से अधिक होते हैं। 10 से लेकर जितने भी आप बनाना चाहें वो हो सकते हैं, और 10 से अधिक अणुएं होती हैं, 10 से अधिक यौगिक होते हैं बनने वाले। उनको पॉलीसैकेराइड बोला जाता है, इनको ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है, उनको मोनोसैकेराइड बोला जाता है। ये तीनों वर्गीकरण किसके अंतर्गत आते हैं, इकाई संख्या के आधार पर गिने जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट
किन आधारों पर गिने जाते हैं? इकाई संख्या के आधार पर गिने जाते हैं। परंतु आप फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर बोलें, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर बोलें तो ये भौतिक आधार पर शुगर और नॉन शुगर में गिने जाते हैं। शुगर मतलब शर्करा, नॉन शुगर मतलब अशर्करा। तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो मोनोसेकेराइड हैं, ये ओलिगोसेकेराइड है और ये पॉलीसेकेराइड है, कहीं ना कहीं इन दोनों को अपने अंदर समाये हुए हैं। ये मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड कहीं ना कहीं इन दोनों को, शर्करा और अशर्करा को अपने अंदर लिए हुए हैं, अपने अंदर समाये हुए हैं। कैसे? देखो, ये जो शर्करा होती है, ये जो शर्करा होती है, ये शर्करा वास्तव में मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड ही होती है। ये जो शर्करा होती है वह वास्तव में मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड ही होती है। यानी कि आप अगर मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण में आप शर्करा बोल दें तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होगी। अब पर आप देखिए पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड क्या होगा सर? ये पॉलीसेकेराइड इस अशर्करा को दर्शाता है, ये पॉलीसेकेराइड अशर्करा को दर्शाता है। सर जैसे आपने कहा शर्करा, तो शर्करा से मुझे तो एक फीलिंग आती है, मुझे एक फीलिंग आती है। कौन सी फीलिंग आती है? शक्कर की। कौन सी फीलिंग आती है? शक्कर की। कौन सी फीलिंग आती है? शक्कर की। तो शक्कर कौन सी होती है सर? मीठी होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो पदार्थ है, यहाँ पर जो मैटर है वो मीठा होगा। हाँ जी साहब, वो मीठा होगा। हाँ जी साहब, वो मीठा होगा। इसका मतलब सर वो ठोस क्रिस्टल के रूप में पाया जाएगा। हाँ, वो ठोस क्रिस्टल के रूप में पाया जाएगा। तो इसका मतलब सर उसको आप जल में विलय भी कर पाओगे। हाँ, जल में विलय भी कर पाओगे। तो क्या वो कार्बनिक रसायनों में विलय होगा? हाँ, वो कार्बनिक रसायनों में विलय होगा, परंतु अल्प विलय होगा, कुछ मात्रा तक विलय होगा, ज़्यादा मात्रा में विलय नहीं होगा। इसके बाद सर अगर हम इसका उदाहरण देना चाहें, इस शक्कर का उदाहरण देना चाहें तो सर ग्लूकोज ले लें। हाँ ले लो। सर फ्रक्टोज के बारे में कहें? हाँ कहो। सुक्रोज के बारे में कह दे तो कह दो। माल्टोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज। तो कहने का मतलब आपका सर ये है कि आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज को ही शक्कर कह रहे हो, शुगर कह रहे हो, शर्करा कह रहे हो। और इसका मतलब सर आपने सही कहा, आपने थोड़ी देर पहले कहा था मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड पूर्ण रूपेण शर्करा को, शुगर को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो हाँ सर, ये मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आता है। और इसी कारण से हम बोल सकते हैं सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज इनके अंतर्गत आते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत। तो आप ये बताना चाह रहे हो सर कि इन दोनों के अंदर ओलिगो और मोनोसेकेराइड जो है शर्करा के अंतर्गत आएंगे, और बाकी जो नॉन शुगर हैं वो नॉन शुगर किसके अंतर्गत आएंगे? पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आएंगे। परंतु कल को आपसे कोई कह दे कि आप भौतिक आधार पर बताओ, तो आप लोग दोनों ही बताएंगे, और आपसे कहें इकाई संख्या के आधार पर बताओ तो आप ये 3 बताएंगे, पर 3 के साथ इन दोनों का नाम भी ले सकते हो। इतनी बात क्लियर है सभी को? हाँ, आपको, मुझे लग रहा है आपको ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आगे चलें तो सर नॉन शुगर के बारे में आप क्या कहोगे? सर आप नॉन शुगर के बारे में आप क्या कहोगे? तो नॉन शुगर जो होता है वो मीठा नहीं होगा। इसका मतलब उसका कोई स्वाद नहीं होगा? नहीं, उसका स्वाद होता है, परंतु उसका स्वाद स्टार्च और ग्लाइकोजन की वजह से होगा। जो उसका स्वाद होगा वो वही होगा। हर जगह पर, हर पदार्थ के अंदर उसका स्वाद अलग अलग होगा। ठीक है, तो कुछ रूप से सामान्य मात्रा में उसको हम बोल सकते हैं कि वो स्वादहीन होता है। इसके बाद वो क्रिस्टली ठोस के रूप में नहीं पाया जाएगा, वो किसी भी प्रकार में पाया जा सकता है। वो जल में विलय होता है सर? जल में विलय नहीं होगा, जल में विलय नहीं होगा। सर उसके उदाहरण क्या होंगे? ये नॉन शुगर के उदाहरण क्या होंगे? सर नॉन शुगर के उदाहरण क्या होंगे? तो नॉन शुगर के उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। नॉन शुगर के जो उदाहरण होंगे वो एक तो होगा स्टार्च, एक होगा सेल्यूलोज, एक होगा सेल्यूलोज, तीसरा होगा आपका ग्लाइकोजन, तीसरा होगा आपका ग्लाइकोजन। तो जो अशर्करा होती है उसके उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन होते हैं। ये स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन क्या पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आएंगे?
हाँ आएंगे, क्योंकि ये क्या है, अशर्करा है। तो आप लोगों ने दो प्रकार का इसका अंतर देखा। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद अपनी कॉपी में उतारिएगा। और कॉपी में उतारने के बाद इनको सबको अलग अलग लिखना और इनकी परिभाषाएँ जो आप बना सकते हो वो मुझे बनाकर बताना। क्या आप करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? जी हाँ, आप लोग ऐसा करेंगे। आप लोग कॉपी में लिख के मुझे नहीं भेजते हो, इस कारण से मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। आपकी तरफ से प्रतिक्रिया कब आएगी? जब आप उस कार्य को कर कर बताएंगे। तो आप लोग ऐसा ना करें कि सिर्फ आप यही देख रहे हैं। आप अपनी फेयर कॉपी बनाएं, कॉपी लेकर आ जाएं और उस कॉपी में लिखें। जब आप इसको लिखोगे तो आपके समस्या सामने आएगी, और जो समस्या आएगी तो उसका समाधान भी आपको मिल पाएगा। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे चलते हैं। तो ये आपने देखा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आगे क्या, आगे मैं आपको बता दूं एक बार मैंने पहले आपको एक बात बता दी थी। क्या बता दी थी सर? एक तो आपने ग्लूकोज के बारे में कहा था, सर एक आपने फ्रक्टोज के बारे में कहा था, एक आपने गैलेक्टोज के बारे में कहा था, सर आप एक सुक्रोज के बारे में बताओगे, एक माल्टोज के बारे में बताओगे, और एक आप लैक्टोज के बारे में बताओगे। सर ये जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है, इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो एक समान होते हैं, C6H12O6। तो फ्रक्टोज का भी C6H12O6, गैलेक्टोज का भी C6H12O6 होता है। इस दुनिया में तो यही होता है। इन तीनों के जो फार्मूलाज होते हैं वे तीनों के फार्मूलाज एक जैसे होते हैं। इसके बाद फिर हम फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज के बारे में बात करें तो इन तीनों के जो फार्मूलाज होते हैं वे इस प्रकार से होते हैं। C12H22O11, C12H22O11। तो इनके जो होते हैं आणविक फार्मूले एक जैसे होते हैं, इस कारण से इनके अंतर्गत एक समावयवता पाई जाती है। तो आप इनको क्रियात्मक समूह समावयवता के अंतर्गत अगर आप लोगे तो इन दोनों को आप ले सकते हो। कल को आपसे कोई पूछ ले कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है, तो आप यहाँ बता पाओगे कि सर यहाँ पर क्रियात्मक समूह समावयवता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, इसके बारे में हम अभी देखते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, आपने ले लिया होगा। चलते हैं आगे। और बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगभग आज बच्चों की संख्या ज़्यादा है। इस प्रकार की लाइव क्लास में बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आप लोग अपने साथियों से कहें कि आप लोग जुड़िए, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है तो आपको भी पढ़ना चाहिए। चलते हैं आगे। हमने बात की थी ग्लूकोज, फिर बात की थी फ्रक्टोज, फिर कहा था हमने गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, दो प्रकार के फॉर्मेट बनाए थे मैंने, दो प्रकार के फॉर्मेट आपको बताए थे, RLRR, एक और क्या बताया था, RLRR, जहाँ पर CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, पाया जाता है, वो जो होता है वो क्या कहलाता है, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में से कोई एक होगा। अब देखिए आप राइट, लेफ्ट,
इस प्रकार से आप इसके फार्मूले को लिख सकते हैं। किसको देखना है आपको? R का मतलब H को देखना है। H को आपको देखना है, H किधर किधर पाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 और 6 CH2OH। आखिरी में ये समूह पाया जाएगा। इधर और इधर कुछ जुड़ेगा, यहाँ और यहाँ कुछ जुड़ेगा, यहाँ और यहाँ कुछ जुड़ेगा। अब देखिए RL राइट, फिर कौन आ रहा है? लेफ्ट, तो यहाँ पर H आएगा। फिर देखो राइट, यहाँ पर H आएगा। फिर देखो राइट, यहाँ पर H आएगा। जो बचा वहाँ पर कौन सा समूह आ जाएगा? आपका OH समूह आ जाएगा। ये जो आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना, ये जो आपने संरचना सूत्र लिखा, ये कौन सा संरचना सूत्र है? किसका संरचना सूत्र है? ये ग्लूकोज का संरचना सूत्र है। ग्लूकोज भी कौन सा? डी ग्लूकोज, डाइऑक्सी ग्लूकोज। ये कौन से ग्लूकोज का सूत्र है? डी ग्लूकोज का। आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो सर आप इसको कैसे बताओगे? सर आप इसको कैसे बताओगे? सर आप ऐसा कहोगे कि सबसे पहले तो आप 6 बार कार्बन की चेन बना लें। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन की चेन हुई। यहाँ पर कौन सा समूह होगा? CH2OH समूह होगा। अब किस प्रकार से हाइड्रोजन लगाओगे सर? राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले राइट, उसके बाद फिर किधर किधर लगाओगे? राइट, फिर कौन आ रहा? लेफ्ट, ये लेफ्ट और फिर ये राइट। जो बचा वहाँ पर क्या लग जाएगा? OH समूह लग जाएगा। अब ये आपके पास किसका फार्मूला बना? ये आपके पास किसका संरचना सूत्र बना? ये गैलेक्टोज का संरचना सूत्र बना। सर ये गैलेक्टोज है? हाँ बेटा, ये गैलेक्टोज है। तो कौन सा गैलेक्टोज है सर? डी गैलेक्टोज है। ये कौन सा गैलेक्टोज है? डी गैलेक्टोज है। इसके बाद फ्रक्टोज का बनाते हैं। फ्रक्टोज में इसमें ग्लूकोज जो होता है उसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, क्रियात्मक समूह पाया जाता है। गैलेक्टोज जो होता है इसमें भी एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है, परंतु जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन समूह पाया जाता है। कीटोन समूह माने ये, इस प्रकार का जो समूह होता है वो कीटोन समूह कहलाता है। एल्डिहाइड को कैसे पहचानेंगे सर? CHO आपने देखा, ऐसे ही आपको पता चला ये एल्डिहाइड है, और आपने इस प्रकार की संरचना देखी तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। हाँ, ये कीटोन समूह है। सबसे पहले आपने ये ले लिया, उसके बाद 2 3 4 5 6, आखिरी में भी CH2OH आएगा। अब देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O के O लगा दिया। इसके बाद 1 2 3 4 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई। अब इन जगहों पर आपको जोड़ना है। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। ये जो संरचना बनी ये बनी डी फ्रक्टोज की। ये जो संरचना बनी ये बनी आपकी डी फ्रक्टोज की। ये डी फ्रक्टोज हो गया, ये डी गैलेक्टोज हो गया, और ये डी ग्लूकोज इस दुनिया में आ गया। अब कल को आपसे पूछ लिए कि सर एल ग्लूकोज कैसे बनाया जाएगा, सर एल फ्रक्टोज कैसे बनाया जाएगा, और एल गैलेक्टोज कैसे बनाया जाएगा। कुछ नहीं करना है। ये जो आखिरी वाला क्रियात्मक समूह आपको दिख रहा है सब में, उसके जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन होगा उसका OH समूह यहाँ से हटाकर इधर कर दीजिए, उसका OH समूह यहाँ से हटाकर इधर कर दीजिए, तब ये जो बनने वाला होगा ग्लूकोज एल ग्लूकोज कहलाएगा। तब बनने वाला ग्लूकोज एल ग्लूकोज कहलाएगा। जब आप यहाँ से इस OH समूह को हटाकर इधर कर देते हैं, यहाँ पहुँचा देते हैं, तो ये बनने वाला ग्लूकोज कौन सा हो जाएगा? एल फ्रक्टोज हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जब आप इस OH समूह को यहाँ से हटाकर इधर पहुँचा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तब बनने वाला गैलेक्टोज एल गैलेक्टोज कहलाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी एल गैलेक्टोज कैसे बनाया जाएगा और डी गैलेक्टोज कैसे बनाया जाएगा। अभी हम डी फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं, तो हम डी की बात करेंगे। एल आप बनाना सीख गए हैं? अगर सीख गए हैं तो बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। तो आपने डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज के बारे में जान लिया, आपने इनके बारे में जान लिया, बहुत ही अच्छे से जान लिया। तो अब हम जो बात कर रहे थे ये आपने 3 चीज़ें देखी। ये जो तीनों चीज़ें थी ये किसके अंतर्गत आती थी? हमने अभी यूनिट संख्या के आधार पर वर्गीकरण देखा।
कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट संख्या के आधार पर वर्गीकरण देखा। तो देखो, क्या ग्लूकोज अपने आप में सर्वे सर्वा है? क्या फ्रक्टोज अपने आप में एक सर्वे सर्वा है? क्या गैलेक्टोज अपने आप में स्वयं अकेला व्यक्ति है? हाँ सर, है। ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। फ्रक्टोज का मतलब फ्रक्टोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज। सर गैलेक्टोज का मतलब गैलेक्टोज, गैलेक्टोज गैलेक्टोज। सही है ना? तो अपने आप में ये अलग अलग एक एक यूनिट है, एक एक इकाइयाँ हैं, अपना स्वयं रखता है अपने अंदर सभी प्रकार की संभाव्यता को। तो हमने ये बात की, तो देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला, हमने बोला मोनो। मोनो का मतलब होता है एक संख्या के आधार पर, एक यूनिट के आधार पर। तो ये तीनों जो ग्लूकोज हुए, ये तीनों जो ग्लूकोज हुए हमारे पास, ग्लूकोज बोलो या तीनों का अलग अलग बोल दो, ये तीनों जो हुए, ये जो तीनों पार्टियाँ हुई, ये तीनों क्या हुई, ये वास्तव में क्या हुई, ये आपके पास एक नई प्रजाति को जन्म देती है। ये किसके अंतर्गत आती है? मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत ये आती है। यानी कि सर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड्स हैं। क्या मैं इसको मोनोसेकेराइड बोल दूं तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं होगी? हाँ, कोई शक वाली बात नहीं होगी। तो इसका मतलब सर मैं इसको मोनोसेकेराइड्स भी बोल सकता हूँ। हाँ, आप इसको मोनोसेकेराइड बोल सकते हो। अगर मोनोसेकेराइड नहीं बोलोगे तो आप क्या इनको शुगर बोल सकते हो? जी हाँ, आप क्या इनको शुगर बोल सकते हो? जी हाँ, बोल सकते हैं सर। सर इसका मतलब आपने मोनोसेकेराइड बताया, तो मोनोसेकेराइड तो शर्करा के अंतर्गत आता था, तो इसका मतलब ये तीनों भी शर्करा के अंतर्गत आएंगे। तो भौतिक संख्या के आधार पर भी आप बात करोगे, तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, नीचे आपको यहाँ पर एक उदाहरण बताया था, तब आपने इन तीनों चीज़ों को देखा था। और अगर ये तीनों चीज़ों को देखा था तो ये आपके पास कौन सा है? मोनोसेकेराइड। सर इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा क्या होगी? सबसे पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए, हरी अप। जी हाँ, आपने ले लिया होगा। तो मोनोसेकेराइड्स की परिभाषा क्या होगी उसको मैं बता देता हूँ। मोनोसेकेराइड की परिभाषा आप लिखना, उसके बाद फिर ये बनाना। मोनोसेकेराइड की परिभाषा आप पहले लिखना, उसके बाद फिर आप ये बनाना, तो आपको प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। हमने लिखा मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स क्या होता है? मोनोसेकेराइड क्या होता है? मोनोसेकेराइड क्या होता है? वे सेकेराइड्स जिनका जल अपघटन करने पर, वे सेकेराइड जिनका जल अपघटन करने पर और अधिक सेकेराइड्स में या छोटे अणुओं में, और अधिक सेकेराइड्स में या छोटे अणुओं में विभाजन नहीं होता है मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में इससे पहले जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो आप लिख लीजिएगा। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? वे सेकेराइड जिनका जल अपघटन करने पर और अधिक सेकेराइड्स या छोटे अणुओं में विभाजित नहीं होते हैं, मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स ये होते हैं, आपने इनके बारे में अच्छे से लिख लिया होगा। डी शब्द के बारे में आपने समझ लिया था, मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगली क्लास में आपको ओलिगोसेकेराइड्स, फिर उसकी अगली क्लास में आपको पॉलीसेकेराइड्स के बारे में जानकारी मिलेगी।